हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर क्लासेस में। आज की इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब अपना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम बोले थे अगला चैप्टर स्टार्ट करने के लिए, फिर पहले हम लोग थोड़ा जो आपका लाइन स्पेक्ट्रम यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, इस पर कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो अभी आपने फार्मूला देखो, ये देखा ही है ना कि डेल्टा ई का फार्मूला क्या आता है, एस सी अपान लैम्डा। या यहां से अगर आपको तरंग दैर्ध्य कभी पूछेगा, तरंग दैर्ध्य आप बता सकते हो एस सी अपान डेल्टा ई। यानी अगर कभी परमाणु एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाएगा तो कितना तरंग दैर्ध्य का, जैसे आपको पता है ना, मान लो कि ये आपकी पहली कोष है N1 कोष और ये आपकी कौन सी कोष है N2 कोष। अगर इसकी जो ऊर्जा है N2 कोष की ऊर्जा क्या दिया है E2 और N1 कोष की ऊर्जा मान लेते हैं क्या E1। तो अगर परमाणु यहां से यहां जाएगा तो उसको आपको ऊर्जा देना पड़ेगा। तो कितने तरंग दैर्ध्य का ऊर्जा दोगे, तो वे यहां से निकाल सकते हो। और अगर वो ऊपर से नीचे आएगा तो वैद्युत चुंबकीय रूप में तरंग का उत्सर्जन करेगा, उस तरंग का कुछ तरंग दैर्ध्य होगा, तो वो तरंग दैर्ध्य निकालने तो भी आप ये फार्मूला निकाल सकते हो। अरे जब वो ऊर्जा का अवशोषण करेगा और ऊर्जा का उत्सर्जन भी तो करेगा ना, क्योंकि जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा और जब ऊपर से नीचे आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तो कितने, अगर ऊर्जा का अवशोषण किया तो उस ऊर्जा वो तरंग के ही रूप में तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, और वो कितना उस तरंग का तरंग दैर्ध्य क्या होगा वो आपसे पूछेगा। तो आपको अक्सर उत्सर्जन का ही पूछता है। तो ये डेल्टा ई क्या है, डेल्टा ई क्या है, इन दोनों कोषों की ऊर्जा का अंतर। यानी यहां पर जो डेल्टा ई है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एस सी अपान E2 माइनस E1। बात समझ में आ रहा है ना। और आपको बोले कि आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखो, लैम्डा बराबर एस सी, एच और सी का जब वैल्यू रखोगे तो 1 2 3 7 5 बटे डेल्टा ई का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखो। यहां से जो आपको तरंग दैर्ध्य मिलेगा वो किस में मिल जाएगा, एंगस्ट्रॉम में। ठीक है। तो अगर आपको इन दोनों कोषों की ऊर्जा दी है तो आप ऊर्जा का अंतर से तरंग दैर्ध्य निकालोगे। और अगर आपको ये केवल कोष दिया कि 10वें कोष से पहले कोष में आ रहा है, 5वें कोष से तीसरे कोष में आ रहा है, या किसी कोष से किसी, यानी कोष की संख्या दी है, तब आप क्या फार्मूला लगाओगे, लैम्डा इक्वल टू जेड स्क्वायर, सॉरी आर जेड स्क्वायर 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर ना। यहाँ पर ये किसके लिए, अब जब हाइड्रोजन परमाणु का बात आएगा तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का स्क्वायर कर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो यानी लैम्डा बराबर केवल आप सीधा ये फार्मूला यूज करो, कोई दिक्कत नहीं आता तक ना। ठीक है, तो चलो फिर इस पे हम लोग करते हैं। तो आप सबसे पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन फर्स्ट, ये आपका पहला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन। आपको पता भी है हाइड्रोजन की मूल अवस्था यानी सबसे न्यूनतम ऊर्जा अवस्था, और सबसे न्यूनतम ऊर्जा अवस्था यानी n बराबर 1 में इसकी ऊर्जा कितनी होती, E1 बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोला, इसे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दी जाती है जो इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर में बैठा है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल अवस्था। मूल अवस्था यानी सबसे न्यूनतम अवस्था। जैसे मूल का मतलब जहां उसका ओरिजिन है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो शुरुआत से ही कहां रह रहा होगा, पहले ही कोष में रह रहा होगा, नहीं हो रहा होगा, तो उसी को क्या बोलेंगे, मूल अवस्था। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम कितना ऊर्जा दे दे, 13.6, अगर आप बाहर से इसको ऊर्जा दोगे और ये ऊर्जा कितना है, E बराबर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यह किस ऊर्जा में, किस ऊर्जा स्तर में पहुंच जाएगा। तो आप कैसे पता करोगे कि यह दूसरे कोष में, पूछने का मतलब आपको ये पूछा कि दूसरे कोष में पहुंचा है, तीसरे कोष में पहुंचा है, चौथे कोष पहुंचा है, किस कोष पहुंचा है, इसका ऊर्जा पता कर लो कि इतना ऊर्जा देने के बाद इसकी जितनी ऊर्जा हो जाएगी उसी ऊर्जा वाली कक्षा में पहुंचेगा। बात समझ में आ रहा है ना। दूसरे कोष की ऊर्जा ख्याल है कितना होता है, होती है -3.4। अगर हम इसको ऊर्जा दे देंगे और अब इसकी ऊर्जा -3.4 हो जाएगी तो इस कोष में पहुंच जाएगा। ऐसे तीसरे कोष भी कुछ ऊर्जा होगी, चौथे कोष भी कुछ। तो आप ये पता कर लो कि इतना ऊर्जा देने के बाद इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो जितनी हो जाएगी उसी ऊर्जा वाले कोष में पहुंचेगा। तो चलो, चूंकि हाइड्रोजन परमाणु की सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं ना, सॉल्यूशन, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में ऊर्जा, मूल अवस्था में ऊर्जा, मूल अवस्था में ऊर्जा कितनी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देने के बाद इसकी कितनी ऊर्जा हो जाएगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सवाल में ये बोला ना शुरुआत में इसकी ऊर्जा कितनी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपने एक्स्ट्रा कितना ऊर्जा दिया है, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, शुरुआत में कितना था
-13.6 था और आपने कितना दिया +13.6, तो कितनी होगी ऊर्जा? 0। आप पता कर लो किस कोष की ऊर्जा 0 होती है, किस कोष की ऊर्जा 0 होती है? एकदम अनंत वाले की। समझ आ रहा है ना? लेकिन आप फार्मूला से कैसे निकालोगे अनंत वाले की ऊर्जा 0 होती है? क्योंकि आपको देखो, चूंकि फार्मूला पता है ना, हाइड्रोजन परमाणु के लिए डेल्टा ई बराबर -13.6/n², ना? तो आपकी ये ऊर्जा कितना हुआ? अरे फाइनल ऊर्जा कितना हो गया? 0। या आप डेल्टा ई ने En बराबर nth कोष की जो ऊर्जा होती है हाइड्रोजन परमाणु के लिए -13.6/n² होती है। यहाँ पर जेड कहीं नहीं दिख रहा क्योंकि जेड वैल्यू कितना है? 1। वास्तव में जेड स्क्वायर पाने नहीं स्क्वायर होता है, लेकिन जेड वैल्यू 1 रख दोगे तो इतना हो जाएगा। तो n कोष में उसकी ऊर्जा इतनी होती है। तो आपको ऊर्जा पता हुआ कितना? तो -13.6/n²। n² बराबर कितना हो जाएगा? -13.6/0 और समथिंग अपान 0 यानी इनफाइनाइट। तो n बराबर कितना मिला? इनफाइनाइट। यानी इनफाइनाइट वाला जो कोष होगा उसका ऊर्जा कितना आ जाएगा? 0। तो अनंत यानी इलेक्ट्रॉन यहां से कहां पहुंच गया? तो क्या हुआ? उत्तेजित हुआ, आयनित हुआ? आयनित हो गया। जब अनंत पहुंचने का मतलब परमाणु को छोड़ दिया। बस अगर दूसरे कोष पहुंचता, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठवें में, 10वें में, 12वें, 15वें पहुंचता तो आप बोलोगे उत्तेजित हुआ है। लेकिन इनफाइनाइट पहुंचने का मतलब परमाणु को वो छोड़ चुका है, तो इसका मतलब क्या है? वो आयनित हो चुका है। ठीक है। तो आपको ये पूछा है कि ये किस ऊर्जा स्तर में पहुंचेगा, तो यानी इस बात का मतलब क्या है कि आप एक लाइन नीचे लिखोगे, अतः यह अनंत ऊर्जा स्तर में पहुंचेगा, अर्थात परमाणु आयनित हो जाएगा। इतना ही नहीं, आपको ये पूछा है कि अवशोषित तरंगदैर्घ्य कितनी होगी। यानी जब ये ऊर्जा को अवशोषित किया होगा तो तरंगदैर्घ्य भी तो वही होगा। हर ऊर्जा के पास कुछ न कुछ तरंगदैर्घ्य होता है, तो तरंगदैर्घ्य कितना होगा? तो आप तरंगदैर्घ्य का फार्मूला पता है क्या? लैम्डा बराबर SC/ΔE। आपको लैम्डा चाहिए, तरंगदैर्घ्य चाहिए ना, तो तरंगदैर्घ्य के लिए SC/ΔE। तो बताओ लैम्डा बराबर SC, या आप ये फार्मूले से भी कर सकते हो, या अगर आपको मीटर में आंसर लाना है तो इसका वैल्यू और सी का वैल्यू रख दो, तो डायरेक्ट कर दे। क्या डायरेक्ट कर दे? लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा? 1, क्योंकि आपको पता है कि 1 2 3 7 5 बटे ΔE, लेकिन ΔE का वैल्यू किस में रखना होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहां से आपको जो मिलेगा वो किस में मिलेगा? एंगस्ट्रॉम में मिलेगा। लैम्डा निकाले हो ना, लैम्डा यानी तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य मात्रक क्या होगा? एंगस्ट्रॉम। एसआई मात्रक मीटर, एसआई मात्रक मीटर होगा। लेकिन जब आप एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखोगे तो आपको तरंगदैर्घ्य किसमें मिलेगा? एंगस्ट्रॉम में। तो डेल्टा यानी ऊर्जा का अंतर, तो ऊर्जा का अंतर यानी यहाँ और यहाँ के बीच ऊर्जा का अंतर, तो अनंत तक पहुंचा है। तो यहाँ की ऊर्जा कितना अंतर आया? 13.6 का। अरे यही तो 13.6 ऊर्जा अवशोषित करके अनंत पहुंचा, तो इनके बीच का ऊर्जा गैप यही रहा होगा कि नहीं रहा होगा? तो चलो, तो आप बताओ यहाँ से कितना हो जाएगा। ये तो समझाने के लिए केवल फिगर बनाए थे। तो यहाँ से आप बता सकते हो दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इक्वल टू 1 2 3 7 5 बटे ΔE का वैल्यू कितना है? 13.6। हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रखे हैं, सवाल में आपको वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दिया था। तो यहाँ से इतना एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो लैम्डा बराबर 1 2 3 7 5 0 कर दे बटे 136, दशमलव हटाए ऊपर 0 को गुणा कर दिए। तो आप चाहे 2 से पहले सरल कर लो, जब 2 से सरल करोगे 2 छक 12, 2 1 के 2 बचा 1 17, 2 8 16 बचा 1 15, 2 7 14, 2 5 10। फिर 2 से इसे काटो, 2 छक 12 और 2 8 16, 6 6 12 1 13 14। तो ये 3 से नहीं कटेगा, ऊपर भी 3 से, तो आप भाग दे लेना ना। अरे 61 87 5 में 68 का भाग दो। तो चलो आप इतना कापी, आप लोग कॉपी करते रहो, हम भाग दे रहे। तो कितना आ जाएगा? 61 87 5। इसमें जब आप 68 का भाग दोगे तो लगभग 9 ही जाएगा। 8 9 72 की 2 हाथ से लगा 7, 9 6 54 और 54 7 61 ना। तो कितना हो जाएगा? 6 67। तो 68 है, 67 लगभग 1 के बोल दे, कोई भी उतना अंतर पड़ेगा नहीं ना। तो कितना हो जाएगा? लगभग 68 या 67 ही मान लो। तो बचेगा कितना? 0 और ये कितना? 5। तो 0 बढ़ा के दशमलव बढ़ाओ 0, ठीक है, यानी लगभग 910 दशमलव कुछ आएगा। अप्रॉक्सीमेट ये कितना आ जाएगा वैल्यू? लैम्डा बराबर 910 और क्या? एंगस्ट्रॉम। चलो ये आपका अगला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला कि एक हाइड्रोजन परमाणु तीसरी ऊर्जा स्तर के लिए उत्तेजित है। इस बात का मतलब क्या? ध्यान समझना। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था में कहाँ रहा होगा? पहले कोष में, सबसे पहले कोष में रहा होगा। लेकिन अब ये क्या बोला कि यह इलेक्ट्रॉन तीसरी ऊर्जा स्तर के लिए उत्तेजित है, यानी ये दूसरा कोष होगा, ये तीसरा कोष होगा, n बराबर ये 3। तो तीसरी ऊर्जा स्तर के लिए उत्तेजित हुआ।
उत्तेजित होने का मतलब ये ऊपर पहुंच गया। फिर क्या बोला कि इसके उत्सर्जन संक्रमण, क्योंकि अब ऊपर तो रहेगा नहीं, फिर वो वापस नीचे आएगा, तो यहां से यहां आएगा, फिर यहां से यहां आएगा, या हो सकता है वो डायरेक्ट यहां पर है, किसी भी तरीके से आएगा। तो उसके उत्सर्जन संक्रमण की अधिकतम तथा न्यूनतम तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। आपको पता है कि सबसे जितना छोटा संक्रमण होगा, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पूरा बात किए, पूरा जब स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे, जितना छोटा संक्रमण होगा उतना बड़ा तरंगदैर्घ्य मिलेगा, और जितना बड़ा संक्रमण होगा उतना छोटा। तो जब सबसे छोटा संक्रमण यही एक नहीं है, तो यानी इसमें आपको सबसे अधिकतम तरंगदैर्घ्य मिलेगा। और जब संक्रमण ये सबसे बड़ा वाला होगा, अब तीसरे से सबसे बड़ा संक्रमण यही हो सकता है, तीसरे से डायरेक्ट पहले में, तो यहाँ पर आपको सबसे न्यूनतम संक्रमण होना, तो इसका कोई काम ही नहीं यहाँ पर। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि जब तीसरे से दूसरे में आएगा तो अधिकतम तरंगदैर्घ्य प्राप्त होगा, और जब तीसरे से पहले में आएगा तो आप सीधा सोल्यूशन लिखो। चलो, अधिकतम तरंगदैर्घ्य, अधिकतम तरंगदैर्घ्य हेतु, अधिकतम तरंगदैर्घ्य के लिए n2 बराबर कितना ले और n1 बराबर कितना ले बताओ। क्योंकि अधिकतम तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा संक्रमण, तो सबसे छोटा संक्रमण यानी उच्च ऊर्जा स्तर 3 हो जाएगा, और n1 निम्न ऊर्जा स्तर, निम्न ऊर्जा स्तर कितना होगा 2। 3 से 2 में आएगा तभी तो सबसे छोटा संक्रमण होगा, और उस केस में अधिकतम तरंगदैर्घ्य। तो बताओ फार्मूला, चूंकि 1/λ, लैम्डा ही तो निकालना है ना, निकालना तो तरंगदैर्घ्य है, चाहे बड़ा वाला निकालना चाहे छोटा वाला तरंगदैर्घ्य निकालना तो तरंगदैर्घ्य। तो तरंगदैर्घ्य का फार्मूला r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो बताओ 1/λ इक्वल टू r 1/n1 यानी 2 का स्क्वायर माइनस n2 यानी 3 का स्क्वायर। तो 1/λ इक्वल टू r 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से क्या मिला 1/λ इक्वल टू r 9 1 9 माइनस 4 9 4 36। तो कितना आ जाएगा 1/λ इक्वल टू r 5/36 ना। तो हम पलट देते हैं, तो यहां से क्या मिलेगा लैम्डा बराबर 1/r इंटू 36/5। तो आप 1/r का वैल्यू आपको पता है कितना होता है ना, 1/r का वैल्यू 911। तो लेकिन हम 5 से काटना है तो 910 लगभग रख दे, बोलो। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू 910 गुणे 36/5। तो 5 से कैंसिल करो, कितना आ जाएगा यहाँ से लैम्डा बराबर 5 के 5 बचा 4 41 5 अठे 40 5 दूनी 10 गुणे 36, और ये किसमें आ जाएगा फिर एंगस्ट्रॉम आ जाएगा ना। तो यहां से क्या मिला लैम्डा बराबर, अब बस गुणा कर दो इसको, 182 गुणे 36, 6 दूनी 12 की 2 हाथ से लगाएगा, 8 6 48 49 की 9 हाथ से लगा 4 6 के 6 4 10 3 दूनी 6 8 3 24 के 4 हाथ से लगा 2 3 1 के 3 2 5 2 6 9 15 5 5 1 6 यानी 6552 एंगस्ट्रॉम। यानी जब वह तीसरे कोष से उत्सर्जन संक्रमण होगा तो उसमें प्राप्त सबसे अधिकतम तरंगदैर्घ्य आपका कितना होगा 6552 एंगस्ट्रॉम। और सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य के लिए क्या करना है, न्यूनतम तरंगदैर्घ्य हेतु, न्यूनतम तरंगदैर्घ्य हेतु, न्यूनतम तरंगदैर्घ्य के लिए सबसे बड़ा संक्रमण होगा। सबसे बड़ा संक्रमण होने का मतलब 3 से सीधा कहाँ आ जाए पहले में, यानी n2 बराबर 3 और n1 बराबर 1। तो चूंकि 1/λ बराबर r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, तो यहाँ से क्या मिलेगा 1/λ इक्वल टू r 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। तो 1/λ इक्वल टू r 1/1 माइनस 1/9। तो यहाँ से क्या मिलेगा 1/λ इक्वल टू r 9 माइनस 1/9 ना। तो ये कितना हो जाएगा 1/λ इक्वल टू r 8/9। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा लैम्डा निकाल लेना, तो लैम्डा बराबर 1/r और 9/8। तो r का मान कितना होता है 911, ठीक है। तो 911 8 से तो कैंसिल होगा नहीं, 8 से भाग दो कितना आ जाएगा 8 1 के 8 बचा 1 11 8 1 के 8 9 10 11 3 31 बचा 8 चौक 32 ना। तो इसको लगभग 912 रख दे, आपका 8 से कैंसिल हो जा रहा है फिर, ठीक है। तो 1/r का वैल्यू कितना रख देते हैं 912, क्योंकि 8 से कैंसिल हो जाएगा। 1/r का वैल्यू लगभग 911 होता ही है। तो आपको पता है सुविधा के हिसाब से आप 910 911 912 रख सकते हो। तो गुणे 9/8 तो कितना आ जाएगा 1/8 8 से काटो 8 1 के 8 बचा 1 11 हो गया, फिर 8 1 के 8 फिर 11 में से 8 घटाओगे 3 बचा तो 32 हो जाएगा, 8 चौक 32।
समझ में आया ना, और गुणे 9, तो 9 का गुणा कर 9 चौक 36 के 6 हाथ से लगा 3, 9 1 के 9 3, 12 के 2 हाथ से लगा 1, 9 1 के 9 10, यानी 1026 एंगस्ट्रॉम। ये क्या हुआ, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य। तो आप एक लाइन नीचे कमेंट कर देना, अतः हाइड्रोजन परमाणु या इसके स्पेक्ट्रम इसके उत्सर्जन संक्रमण की अधिकतम तरंग दैर्ध्य 6552 एंगस्ट्रॉम होगा तथा न्यूनतम तरंग दैर्ध्य 1026 एंगस्ट्रॉम होगा। ठीक है, तो आप कॉपी करो, फिर हम अगला क्वेश्चन देखें। देखो ये आपका अगला क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन देखो क्या बोला है कि हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी। आपको पता है कि जब आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लिखा है तो बामर श्रेणी आपको क्या कब मिलता है, जब उत्सर्जन संक्रमण चाहे जैसे हो लेकिन हो आपका फाइनली किस में, दूसरे में। तो दूसरे में संक्रमण कैसे हो सकता है, तीसरे से दूसरे में हो सकता है, फिर चौथे से दूसरे में हो सकता है, फिर पांचवें से दूसरे में हो सकता है, फिर ऐसे आपका आगे बढ़ते चले जाओगे ना, छठवें से दूसरे में हो सकता है। तो ये सब आपका बामर श्रेणी होता है कि नहीं होता है। तो इसकी पहली रेखा आपको कब मिली, जब संक्रमण तीसरे से दूसरे में हुआ। तो आपको कभी अगर ऐसा पूछा कि बामर श्रेणी का पहला रेखा, तो बामर श्रेणी का पहला रेखा यानी संक्रमण तीसरे से किसमें होगा, दूसरा। अच्छा, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, ब्रैकेट का तीसरी रेखा कब मिलेगी, ध्यान समझना, ब्रैकेट। तो लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट के लिए उत्सर्जन कहीं से भी हो लेकिन होगा किसमें, चौथे में। उत्सर्जन कहीं से भी होगा किसमें, चौथे में। तो आपको पूछ रहा कि तीसरी चौथी जो भी, तो पहली रेखा कब मिलेगी, जब पांचवें से चौथे में हो। फिर दूसरी रेखा कब मिली, जब छठवें से चौथे में हो। तीसरी रेखा कब मिली, जब सातवें से, तो तीसरी पूछे थे ना, तो तीसरी कब मिलेगी, जब सातवें से चौथे में संक्रमण। तो कभी भी ऐसा पूछेगा समझ लोगे ना, तो आपको पहले देखना ध्यान से कि किसका पूछा, लाइमन का पूछा, बामर का पूछा, पाशन का, ब्रैकेट का, फुन का। तो जिसका पूछेगा, क्योंकि सबका संक्रमण में अलग है, लाइमन में संक्रमण पहले में होगा, बामर में संक्रमण दूसरे में होगा। तो यहाँ पर क्या बोला है कि हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी यानी संक्रमण किसमें होना है, दूसरे में। इसके पहली रेखा की तरंग, पहली रेखा यानी जब संक्रमण तीसरे से दूसरे में हुआ, उसका तरंग दैर्ध्य इतना है। तो इस श्रेणी की तीसरी रेखा यानी इसकी, यही तो है तीसरी रेखा, यानी सब कहां से संक्रमण कराना है, पांचवें से दूसरे में। आप लिखो, माना बामर श्रेणी की पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य, पहली रेखा, और हम यहां पर ऐसे लिख दे कोष्ठक में, ध्यान से देखो, पहली रेखा कब लिखी, जब 3 से 2 में हुआ, यानी n2 बराबर 3 से n1 बराबर 2 में संक्रमण। इस स्थिति में आपको कैसी रेखा मिली, पहली रेखा। तो माना बामर श्रेणी की पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य को मान लेते हैं λ1, और तीसरी रेखा की तरंग दैर्ध्य को क्या मान लेते हैं, λ3। हाँ, λ2 भी मान सकते हो, लेकिन थोड़ा तीसरी रेखा है तो λ3 बोल देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तथा तीसरी रेखा, तो तीसरी रेखा कब मिलेगा, आप कोष्ठक बता दो। n2 बराबर, तीसरी रेखा कब मिला है, 5 से 2 में, यानी n2 बराबर 5 से n1 बराबर 2 में संक्रमण। तीसरी रेखा की तरंग दैर्ध्य λ3 है। ठीक है, तो ये फिगर आपको बनाना है तो आप बना लो, वरना पूरा मत बनाओ, बस एक केवल बामर के लिए बना लो। ठीक है, बामर के लिए अगर आपको बनाना होगा तो n2 बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी n1 बराबर कितना हो जाएगा, 2। बामर में 2 में ही आएगा संक्रमण। तो पहली रेखा, दूसरी रेखा, तीसरी रेखा, n बराबर 1 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5। ये आपकी पहली रेखा है, तो ये आपकी तीसरी रेखा। ठीक, तो बताओ, चूंकि 1/λ बराबर फार्मूला क्या आता है, r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो जब λ1 निकालना है तो λ1 बराबर कितना हो जाएगा, r इंटू 1/λ1 कब मिला है, पहली रेखा, यानी संक्रमण 3 से 2 में। तो n1 का वैल्यू कितना है, 2 का स्क्वायर माइनस n2 का वैल्यू कितना है, 3 का स्क्वायर। तो सरल कर दो, 1/λ बराबर r, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 1 के 9, माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 1 के 4, और 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 चौक 36। समझ में आ रहा है ना कैसे। तो 1/λ1 बराबर कितना हो जाएगा, r इंटू 5/36।
तो हमको लैम्डा 1 यहाँ से निकाल लें, तो लैम्डा 1 बराबर कितना जगह 1/r 36/5। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब लैम्डा 3 के लिए बात कर ले, तो लैम्डा 3 कब मिलेगा 1/λ3 बराबर r इंटू, फिगर कॉपी कर चुके हो ना, तो आप फिगर कॉपी कर चुके हैं सब, तो पहले फिगर बना लो फिर हम इसके आगे लिखें, क्योंकि फिगर हमें इरेज करना पड़ेगा। चलो, तो r इंटू 1/n1 स्क्वायर। तो जब 3 आपको तीसरा रेखा कब मिला, जब n2 बराबर 5 से 2 में हुआ है, तो n1 की जगह कितना, क्योंकि फार्मूला मेन आपका तो यही है, मेन फार्मूला यही है, बस n1 की जगह कितना रखना है 2 का स्क्वायर माइनस n2 जगह कितना रखना है 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से 1/λ3 बराबर कितना मिला r इंटू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 5 5 25, 2 दूनी 4, 25 चौका 100। तो कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट, बस गुरुजी 2 मिनट, बस 2 मिनट, मात्र 2 सेकंड, मतलब 2 मिनट। 1/λ3 बराबर r इंटू 25 में से 4 घटाओगे 21/100, तो इधर ही पलट दे, तो इधर पलट देंगे तो λ3 बराबर कितना हो जाएगा 1/r इंटू 100/21। कोई दिक्कत, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। एक काम करें, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दें और आप सीधा यहाँ पर λ3 का वैल्यू निकाल सकते हो, ये ना दिया हो तो भी। अरे 1/r का वैल्यू 911 जानते हो कि नहीं जानते हो, तो वो रख के, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर देते, देखो इस मेथड से भी देख लो, 1 में किसका भाग दे दो 2 का, अच्छा 1 इसे माने तो इसको 2 मान लो, इसे 3 मान लो, तो 2 में किसका भाग दो 3 का। जब भाग दोगे तो λ1 बटे क्या आ जाएगा λ2, और जब इधर भाग दोगे तो 1/r कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा कितना 36/5 और इधर कितना बचेगा 100/21। तो हम r का 1/r का वैल्यू ही नहीं रखना पड़ा, तो वो तो आपका कैंसिल हो गया, दोनों में था। तो बस λ1 का वैल्यू आपको शायद सवाल में दिया है ना कितना, अरे ये तो दिया है ना λ1 दिया है, यही आपका λ1 है, यानी 65/160 बटे λ2 बराबर, ये तो ऊपर चला जाएगा, यानी 36 गुणे 21 बटे 5 गुणे 100। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा λ2 बराबर, सॉरी हाँ λ3 यहाँ पर बोल दो λ3, तो λ3 बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये सब इधर आ जाएगा, तो यानी 65/160, ये ऊपर आ जाएगा गुणे 5 गुणे 100 बटे 36 गुणे 21। इतना गुणा भाग करने से अच्छा था आपका यही 1/r का ही वैल्यू रख देना था। बात समझ आ रहा है ना, तो आप वहीं से कर सकते हो, लेकिन ये वैल्यू दिया है तो इसके हेल्प से हमको निकालना पड़ेगा, तो इसलिए तो आप इसको सरल करो, कितना आ जाएगा, ये भी 3 से नहीं कटेगा, और तो एक काम करो 2 से तो सरल कर सकते हो ना, तो λ3 बराबर कितना 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 8 16 0, और कितना 18 दूना 36, और एक काम करो 4 से ही काट दो ना, 4 से भी तो कट रहा है, जब 4 से सरल करो कितना हो जाएगा 4 1 के 4 बचा 2 25 ना, 6 चौके 24, 4 चौक 16 0, और अब 4 से काटोगे 9 चौक 36, 4 से सरल कर दिए, तो यहाँ पर कितना 5 और नीचे कितना आया 21 और गुणे 100। तो λ3 बराबर कितना आ जाएगा 164 में 5 का गुणा करो, क्योंकि ये 0 ये तो 0 ऐसे लिख देंगे, तो 5 चौके 20 के 0 हाथ से लगाओ 2, 6 5 30, 30 2 32 के 2 हाथ से लगा 3, और 5 के 5 3 8, और 1 0 यहाँ का 2 0 यहाँ का, तो 2 0 बटे 9 के 9, 9 दूनी, हाँ तो 3 0 तो किए है ना, अच्छा ठीक है। देखो ये 164 में 5 का गुणा करो तो 820 आए, 1 0 यहाँ का 2 0 यहाँ का, कुल मिला के 3 0 एक्स्ट्रा और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। तो अभी भाग तो दे लोगे ना, तो λ3 बराबर आप 820 में 189 का भाग दो, और बाकी जितना आएगा उसके आगे 3 0 आप लगा देना, तो जो भी आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो आप इतना भाग दे लेना, तो भाग दो, फिर इसके आगे हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ये आपका आएगा लगभग 43 38.62, आंसर अपना मिला लेना, सही है कि नहीं। ये आपका अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बामर श्रेणी के प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य। इस बात का मतलब समझे, अभी इसके पहले क्वेश्चन हुआ है, बामर श्रेणी का मतलब आपको पता है ना, लाइमन श्रेणी का मतलब सभी संक्रमण 1 में होगा, बामर श्रेणी का मतलब सभी संक्रमण किस में होगा 2 में होगा। तो कह रहा है कि बामर श्रेणी की प्रथम रेखा कब मिलेगी, जब तीसरे से दूसरे में आएगी ना, n बराबर 3 से जब दूसरे में आएगी दूसरी रेखा बामर का, क्योंकि लाइमन में यानी पहले का मिलता है, लाइमन का मतलब ये होता है दूसरे से पहले में, फिर तीसरे से पहले में, फिर अलग चौथे से इसके ऊपर वाली कक्षा से पहले में, तो ये सब आपका लाइमन श्रेणी होता है, आपका बामर श्रेणी। तो बामर श्रेणी के प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य, यानी लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए
प्रथम रेखा के लिए। n1 बराबर बता दो और n2 बराबर बता दो। n1 बराबर कितना होगा 2 और n2 बराबर कितना होगा 3। n2 मतलब उच्च ऊर्जा स्तर और n1 मतलब निम्न ऊर्जा स्तर। तो उच्च ऊर्जा स्तर कहाँ है, बामर का बात हो रहा है। और पहली रेखा कब होगी, जब 3 से 2 में, यानी उच्च स्तर 3 होगा और निम्न ऊर्जा स्तर 2 होगा। इसके लिए आपको क्या बोला कि इसका जो तरंग दैर्ध्य है, इसके तरंग दैर्ध्य को हम क्या मान लेते हैं, लैम्डा। लैम्डा बराबर कितना दिया है 6563 एंगस्ट्रॉम। आपको फार्मूला पता है क्या, क्योंकि 1/λ = r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो 1/λ, लैम्डा वैल्यू कितना दिया है 6563, ए बराबर r इंटू 1/n1, n1 का वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 यानी 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना मिला 6563 बराबर r इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 त्रिक 9 जो 36 ना, सॉल्व कर दिए थोड़ा। तो यहाँ से कितना मिला 6563 बराबर r इंटू 5/36। इसको समीकरण 1 मान के छोड़ दें, क्योंकि मैं आगे बात करना है तो आपका आर कैंसिल हो जाएगा। देखा है इसके पहले वाले क्वेश्चन में। उसी स्पेक्ट्रम में, स्पेक्ट्रम वही है आपका, यानी उसी पदार्थ का स्पेक्ट्रम है। तो हाइड्रोजन का बात कर रहा है, यानी वही स्पेक्ट्रम है। उसमें लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्ध्य की गणना करना है। लाइमन श्रेणी के लिए यानी संकरण पहले में होगा और पहली रेखा यानी जब 2 से 1 में होगा तो आप वही लिखोगे। अच्छा, तो बामर श्रेणी का बात था ना, ये बामर श्रेणी के हम लोग की है ना, बामर श्रेणी। लाइमन श्रेणी के लिए अब बोलना है, लाइमन श्रेणी के लिए, लाइमन श्रेणी के लिए, लाइमन श्रेणी की पहली रेखा ना, लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए, लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए n1 बराबर कितना आ जाएगा, n2 बराबर कितना आ जाएगा बताओ। प्रथम रेखा कब मिला, जब 2 से 1 में हो, तो यानी 1 से ना, ये 1 होगा ये 2 होगा, और आपको लैम्डा, इसको लैम्डा डैश मान लीजिए, आपको निकालना है। तो ठीक है, फार्मूला लगा 1/λ डैश बराबर r इंटू 1/n1 माइनस n2 ना। तो n1 यानी 1 का स्क्वायर माइनस n2 यानी 2 का स्क्वायर। तो 1/λ डैश = r इंटू 1/1 माइनस 1/4। तो कितना आ जाएगा 1/λ डैश बराबर r इंटू 4 माइनस 1 यानी 3/4। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या कर दो, भाग दो। तो समीकरण 1 में भाग देने पर किसका, समीकरण 2 का। तो 1/6563 बटे 1/λ डैश, ये बराबर हुआ r 5/36 बटे r 3/4। तो r से r कैंसिल हुआ, ये लैम्डा डैश ऊपर चला जाएगा, लैम्डा डैश बटे 6563 बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 × 4 बटे 36 × 3, तो 9 × 36। तो यानी लैम्डा डैश बराबर कितना, ये तो ऊपर चला जाएगा, यानी 5 × 6563 बटे 9 3 27। तो अब सॉल्व करो करो, चलो कर दिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, लैम्डा डैश बराबर, पहले आप क्या काम करो, या तो 27 का भाग दे लो या तो 5 का पहले गुणा करो। चलो 27 का भाग दे लो, 6563। तो इसमें 27 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 27 दूना 54 बचा 11 36 ना, 4 दूनी 8 5 दूनी 10, यानी कितना आ जाएगा चौके। तो 7 चौक 28 की 8 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 1 9 98। तो यहाँ पर 8 बचा और यहाँ पर 10 में 9 18, तो यहाँ पर कितना बचा 3 116। तो यानी 25 चला जाएगा, 27 25 कितना जगह 7 बचे 35, 5 हासिल लगा 3, 5 दूनी 10 3 13, 135 कम है ना, छक्के ही लेके जाओ। तो 6 सते 27 छक्के कितना, 6 सते 42, 2 हासिल लगा 4, 6 दूनी 12 12 4 16, ठीक है 162 सही रहेगा ना। तो यहाँ पर यानी कितना ले जाना है छक्के, तो कितना आ जाएगा ये 27 छक्के 6 सते 42 के 2 हासिल लगा 4, 6 दूनी 12 12 4 16 162। तो जब 183 में यहाँ पर 183 बचा 162 जब करोगे कितना आ जाएगा 1 21, 10 पर बढ़ाओगे 0, लगभग 2 से 10 है यानी 9 चला जाएगा ना। तो ये लगभग 5 × 2 से 46.9 है, तो हम इसको लगभग 2 से 47 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। 2 से 46.9 को लगभग 247 लिखा जा सकता है ना। तो यानी आपका लगभग कितना हो गया 2 से 47। तो जब गुणा करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, लैम्डा डैश बराबर 7 × 35 5 हासिल लगा 3, 4 × 25 20 3 30 की 3 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 10 2 12, यानी 1235 और 21 में आ जाएगा नेक्स्ट हाफ में। तो आपका आंसर जो हम साथ लिखे लगभग इससे 2-4 नंबर आगे पीछे होगा, तो बहुत होगा आंसर आपका 1230 31 32 33 के आसपास होगा।
तो आप ये कॉपी करो। देखो ये आपका अगला क्वेश्चन, देखते हैं इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन में बोला क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा En इक्वल टू -13.6 अपान n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से प्रदर्शित की जाती है। आपको पता भी है हाइड्रोजन परमाणु के लिए किसी भी NH सेल का जो एनर्जी होता है कितना होता है, -13.6 अपान n स्क्वायर। कर रहा है कि आपको ज्ञात करना है हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा पता है ना क्या होता है, आयनित करने के लिए जो ऊर्जा दिया जाता है वही उसका क्या कहलाता है। जैसे सामान्यतः इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु की किस कोष में रहती है, तो हम इतना इस इलेक्ट्रॉन को कितनी ऊर्जा दे दे कि यह कहाँ चला जाए, परमाणु के बाहर, यानी n बराबर कहाँ चला जाए, इनफाइनाइट। यानी हमको वह ऊर्जा निकालना है ताकि वह यहाँ से यहाँ चला जाए। तो हमको यही डेल्टा ही निकालना है। अरे यही इतना ऊर्जा अंतर के बराबर, जैसे आपको पता है अगर n बराबर 1 से n बराबर 2 में भेजना है तो आपको इतने ऊर्जा के अंतर के बराबर ऊर्जा देना पड़ेगा, इतना डेल्टा ही देना पड़ेगा। अगर आपको n बराबर 1 से n बराबर 3 में भेजना है तो आपको इतना एनर्जी गैप के बराबर ऊर्जा देना पड़ेगा। तो अगर आपको n बराबर 1 से इनफाइनाइट में भेजना है तो आपको इतना डेल्टा ई के बराबर ऊर्जा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आयनित होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़ के बाहर चला जाए। बाहर जाने का मतलब वो इनफाइनाइट कोष में चला जाए। तो चलो आयनित, या आप ऐसे लिख सकते हो, परमाणु को आयनित करने के लिए, परमाणु को, किस परमाणु को, हाइड्रोजन ना, H परमाणु को आयनित करने के लिए, आयनित करने के लिए N1 बराबर कितना लेना पड़ेगा, N बराबर, या एक काम करें E1 निकाल दे और E इनफाइनाइट निकाल दे। इनफाइनाइट निकालने का मतलब आपको इनफाइनाइट का अच्छा भेजना है, तो चलो लिख दो, आयनित करने के लिए उसे n बराबर इनफाइनाइट में भेजना होगा। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, E1, और फिर क्या निकाल लेते हैं, इनफाइनाइट। E1 कैसे निकालोगे, क्योंकि आपको चूंकि दिया है En बराबर कितना, -13.6 अपान n स्क्वायर। अगर यहाँ पर n बराबर 1 रखोगे, तो जब n बराबर 1 रखोगे तो आपको E1 मिलेगा, यानी यहाँ की ऊर्जा E1। तो E1 बराबर कितना हो जाएगा, -13.6 अपान 1 स्क्वायर, यानी -13.6। और यहाँ की ऊर्जा E इनफाइनाइट हो जाएगी। तो n बराबर जब इनफाइनाइट रखोगे तो E इनफाइनाइट बराबर कितना आ जाएगा, -13.6 अपान इनफाइनाइट का स्क्वायर। इनफाइनाइट का स्क्वायर करोगे इनफाइनाइट आ जाएगा, समथिंग ऑन इनफाइनाइट इक्वल टू 0। यानी यहाँ की ऊर्जा कितनी हुई, 0, और यहाँ की ऊर्जा कितनी, -13.6। अगर हमको यहाँ से यहाँ तक भेजना है तो इतना गैप के बराबर ऊर्जा देना पड़ेगा, तभी तो यहाँ से यहाँ जाएगा। तो इसके लिए आपको डेल्टा ही निकालना है। डेल्टा ही कैसे निकालते हैं हमेशा, E इनफाइनाइट माइनस E1। अरे E2 माइनस E1 करते हो ना, तो यहाँ पर E2 ना लिखे इनफाइनाइट आप लिखोगे। तो दिस इंप्लाइज द डेल्टा E बराबर, E इनफाइनाइट का वैल्यू कितना है, 0, माइनस E1 का वैल्यू कितना है, -13.6। तो यहाँ से आपको क्या मिला, डेल्टा E बराबर +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी अगर इस हाइड्रोजन परमाणु को आप +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दोगे तो वह क्या हो जाएगा, आयनित हो जाएगा। तो किसी परमाणु को दिया गया वह न्यूनतम ऊर्जा जो उसको आयनित करने के लिए आवश्यक होता है, वही ऊर्जा तो आयनन ऊर्जा कहलाता है। तो अतः इसकी आयनन ऊर्जा कितनी हो गई, 13.6 आया। पहले कोष की ऊर्जा -13.6 होता है, लेकिन आयनन ऊर्जा कितनी हो जाएगी, +13.6, क्योंकि आयनन ऊर्जा क्या है, वह ऊर्जा जो उसे पहले कोष से अनंत यानी आयनित करने के लिए जरूरी हो। तो आप लिख सकते हो कि अतः हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। फिर सेकंड आपको क्या पूछा इसमें, बामर श्रेणी की H बीटा रेखा की तरंग है। बामर श्रेणी का मतलब समझ रहे हो, संक्रमण कहाँ होगा, दूसरे में, यानी n बराबर 2 में। H बीटा का मतलब आपने देखा H पहली रेखा को H अल्फा, दूसरी रेखा को H बीटा। तो यानी जब n बराबर 3 से n बराबर 2 में संक्रमण होगा तो जो तरंग दैर्घ्य मिलेगा उसको आपने H अल्फा बोला है। H बीटा आपको कब मिलेगा, जब होगा 2 में ही संक्रमण, लेकिन कहाँ से, 4 से। तब इस समय जो तरंग दैर्घ्य मिलेगा उसको आपने क्या बोला है, H बीटा। तो बस H बीटा का मतलब आपको 4 से 2 में संक्रमण कराना है। तो ठीक है, बस आप समझ लिए, फिर इसको लिख दो। बामर श्रेणी की H बीटा रेखा के लिए, H बीटा रेखा के लिए
n1 बराबर 2 होगा और n2 बराबर 4 होगा। आपको क्या पूछा है? तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य निकालने का फार्मूला एक तो 1/λ इक्वल टू r1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर है। या तो आप यहां से कर लो या दूसरा तरीका ख्याल करो। आपको ये पता है क्या? लैम्डा इक्वल टू डायरेक्ट 1 2 3 7 5 अपान डेल्टा ई ना, लेकिन यहाँ पर डेल्टा ई क्या रखना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो डेल्टा ई का मतलब इन दोनों के ऊर्जा का अंतर। तो पहले आप E1 निकाल लो और फिर आप E2 निकाल लो। बहुत समझ आ रहा है ना? तो E1 का मतलब चलो हम लिख देते हैं इसको, क्योंकि आपको सवाल में क्या दिया है? En बराबर देखो फार्मूला दे दिया है ना, किसी भी कोष की ऊर्जा निकालनी इसी फार्मूले से निकालोगे -13.6/n स्क्वायर। तो बताओ जब n का वैल्यू आप 2 रखोगे तो आपको E2 मिल जाएगा। E2 कितनी हो जाएगी? -13.6/2 का स्क्वायर यानी 4 -13.6/4। तो 4 तिहाई 12 बचा 1 16 4 4 16 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चौथे कोष की ऊर्जा निकाल लो। n बराबर कितना रखने पर 4 रखोगे तो आपको चौथे कोष की ऊर्जा मिलेगी। चौथे कोष की ऊर्जा यानी 4, तो कितना आ जाएगा? -13.6/4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, तो दशमलव हटा के नीचे 10 लिख देंगे। तो केवल आप 136 में 16 का भाग दो, बाकी बस 10 को बाद में देखेंगे। पहले 2 से सरल कर लो, या 4 से भी सरल हो रहा है ना, और 8 से भी अगर कट जाए तो 8 से ही काट लो। 8 1 के 8 5 13 56 8 7 56 8 से ही काट दो ना, तो 8 1 के 8 8 7 56 और 8 दूनी 16 और 17/2 यानी 2 8 16 और 0.5 और बटे 10 है तो ये दशमलव इधर लग जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? -0.85 और क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर यहाँ से आप डेल्टा ई निकालोगे, डेल्टा यानी ऊर्जा का अंतर, तो ऊर्जा का अंतर हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हो। तो फाइनल ऊर्जा कितना है? E4 माइनस इनिशियल ऊर्जा कितना है? E2। तो डेल्टा ई बराबर कितना आ जाएगा? -0.85 माइनस 3.4। तो डेल्टा ई बराबर कितना हो? -0.85 प्लस 3.4। तो जब 3.4 में से आप 0.85 घटाओगे तो 0 यहाँ पर 5 बचा 13 8 5 13 ना, फिर इसके बाद 2.55। तो यानी डेल्टा ई बराबर कितना आ जाएगा? 2.55। तो बस अब तरंग दैर्ध्य तो अब निकल जाएगा। ठीक है, हर क्वेश्चन को हम लोग n1 n2 से कर दिए, इसलिए इसको हमने इससे कर दिए है डेल्टा ई वाले। और डेल्टा ई से इसलिए कि क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा का एक फार्मूला दिया, तो इसका उपयोग करते हुए हम लोग कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो पहले आप इतना कॉपी करो, फिर इसके आगे हम लोग 2-3 लाइन और सॉल्व करना है फिर कर। तो कितना हो जाएगा डेल्टा ई? तो चूंकि लैम्डा बराबर में पता है कितना 12375 अपान डेल्टा ई, तो यहाँ से लैम्डा बराबर कितना मिल जाएगा 12375 बटे डेल्टा ई। डेल्टा ई की वैल्यू कितना है 2.55। तो हम इसको लिख सकते हैं 12375 बटे 255 और दशमलव उठाए हुए तो ऊपर कितना आ जाएगा 100 का गुणा। तो 5 से सरल करो, 5 दूनी 10 बचा 2 23 5 चौक 20 35 5 7 35 बचा 2 5 बचे और ये कितना जाएगा 5 बचे 25 और 5 1 के 5 गुणे 100 तो है ही। तो आप 24 75 में 51 का भाग दे दो। 24 75 जब आप 51 का भाग दोगे तो कितना 5 चौक 20 ना 2 से 4, तो यहाँ पर बचा कितना 43 और 5, तो 5 8 40 तो 8 और 40 फिर बचा कितना 2 7 2 0 5 चौक 20 5 25 25 ना, तो यानी लगभग कितना आ जाएगा 48.5 और जब 100 का गुणा करोगे तो 48 50 और ये किस में आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में। अगर दशमलव बाद एक अंक और लोगे तो यहाँ पर फिर 0 नहीं आएगा, वो अंक आ जाएगा। ठीक है, तो लगभग उसका तरंग दैर्ध्य कितना आ जाएगा 4850 एंगस्ट्रॉम। आप इसको भी कॉपी कर लो। तो फिर आपका यहाँ पर ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। अब इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर से अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।